एक समय की बात है। सुशीला अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। गरीबी से वो अपने दोनों बेटों को पालती, जिसकी वजह से वो एक कंजूस और लालची औरत बन जाती है। उसके दोनों बेटे बहुत ही होशियार हैं। एक बड़ा अफसर बन जाता है और दूसरा कॉलेज जाता है। तभी सुशीला के घर उसकी सहेली आती है। अरे सुशीला, मुबारक हो, तेरा बड़ा बेटा रमेश एक बड़ी जगह काम मिल गया है ना। हाँ न रमा, देख मेरी तपस्या रंग लाई। दोनों की बातें ही बातों में रमा कहती है, सुशीला, तुझे नहीं लगता कि रमेश के हाथ पीले हो जाना चाहिए? हाँ न रमा, क्यों नहीं, पर मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो गोरी हो, अमीर हो, हाँ खूब सारा पैसा साथ लाए। हाँ हाँ सुशीला, मेरी नजर में है एक ऐसी लड़की। तू कहे तो बात चलाओ, उन्हें भी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ठीक है रमा, तो बात चला कर तो देख। दूसरे दिन रमा, सुशीला और रमेश उस लड़की के घर जाते हैं उसे देखने। वहाँ उन्हें वो लड़की पसंद आ जाती है। तभी शादी की बात चल पड़ती है। बिना लड़की के बारे में जाने सुशीला उनकी धन दौलत देख ही और लड़की के रंग रूप देख शादी कर लेती है। शादी के दूसरे ही दिन सुशीला अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू, ओ बहू, उठी या नहीं? मुझे चाय बना लाओ। मैं और चाय? मुझे चाय नहीं बनाना आती, मुझे कुछ काम नहीं आता है। तभी सुशीला हैरत में पड़ जाती है और मन ही मन में कहती है, रमा ने मुझे कहा था कि वो लड़की बहुत ही गुणी है, सभी काम झटपट कर लेती है। अब घर के काम कौन करेगा? मैं करूँगी घर के काम, तुम ही बताओ अब। क्या मतलब घर के काम कौन करेगा? काम वाली रखो, मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई हूँ। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। सुशीला अपने घर एक काम वाली लगा देती है जो घर का सारा काम करती है और खाना भी बनाती है। 2 महीने बाद रमा सुशीला के पास आती है। आओ आओ सत्यानाशी, कैसी बला मेरे गले में डाली तूने? सहेली है या दुश्मन? ये कलमुही ना तो कुछ काम करती है, ना ही घर में ज्यादा रहती है, बस शॉपिंग, घूमना। और मेरा बेटा रमेश, वो भी इसी की तरह हो गया है, वो भी मुझे टाइम नहीं देता है। मेरी क्या गलती है री? तूने तो कहा था ना मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो गोरी हो, पैसे वाली हो, जो खूब सारा पैसा लाए। तो बस मैंने तुझे वैसी ही ला दी। मैं मेरे बेटे सुरेश के लिए इससे भी खूबसूरत बहू लाऊंगी, इससे भी ज्यादा पैसे वाली और सारा सास की सेवा करने वाली। कुछ महीनों बाद सुरेश को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है जहाँ वो बहुत अच्छी पोस्ट पर लगता है। बेटा सुरेश, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब मुझसे काम नहीं होता। बड़ी बहू तो रहने ना रहने के बराबर है। मुझे एक ख्याल रखने वाली बहू चाहिए। तू कहे तो मैं तेरे लिए एक लड़की देखना शुरू कर दूं? हाँ माँ, कर लूंगा शादी, पर अभी तो काम पर लगाओ, कुछ दिन रुक जाओ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुशीला उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है और एक दिन सुरेश एक लड़की को अपने घर ले आता है। ये क्या सुरेश, ये किसे अपने साथ लाया है? तभी सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुम्हारी बहू है, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, हमने शादी कर ली है, इसके माता पिता का देहांत हो गए और ये अकेली है, इसीलिए मैंने इससे शादी कर लिया। इसकी बातें सुन सुशीला तंग रह जाती है। ये क्या सुरेश, तू ये क्या लड़की उठा लाया है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तेरे लिए क्या क्या सपना सोच रखा था। मैंने तेरे लिए सोचा था कि तू सीमा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की तेरे लिए लाऊंगी। वो अमीर नहीं भी हो तो क्या हुआ, लेकिन दिखने में तो खूबसूरत हो। ये तू किस तरह की लड़की उठा लाया है? ना ये दिखने में खूबसूरत है, ना अमीर है, ये तो काली कलौटी है। माँ, ये जो भी है वो अब तुम्हारी बहू है और मुझे ये पसंद है। प्रिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और रोते रोते अपने रूम में चले जाती है। तभी सुशीला उसे एक नजर अच्छी नहीं देखती है। उससे सारे घर का काम कराती है, उससे खाना पकवाती है, उससे अपने पैर दबाती है और बहुत सारा उसे परेशान करती है। सुरेश के आने के बाद इस तरह व्यवहार करती है जैसे वो उसकी बहू नहीं बेटी ही है। अरे काली कलौटी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पर टिकने दूंगी? मैं तुझे मेरे बेटे के दिल में से
से निकाल कर ही रहूंगी और उसके लिए एक सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की लेकर आऊंगी। माँ जी, मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ। आप जैसा मुझे कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। उसमें क्या हुआ, मैं गरीब हूँ, मैं काली, यही मेरी गलती है ना? हाँ, तू काली है, तू गरीब है, इसीलिए मुझे तू पसंद नहीं है। तूने मेरी बड़ी बहू को देखा है? वो कितनी खूबसूरत है और अमीर भी है। मैं 4 लोगों में उसे बता तो सकती हूँ ना। तू तो किसी को बताने के लायक भी नहीं है भी। प्रिया रोती रहती है। एक दिन वो मंदिर जाती है। माँ के सामने रो रो कर वो मन्नत करती है। हे देवी माँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं रंग रूप से काली सांवली हूँ, मैं सब काम करती हूँ घर का, फिर भी मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। मैं अब क्या ऐसा करूं जो मेरी सास मुझे पसंद करने लग जाए? अब तुम ही मेरे लिए कुछ कीजिए। ऐसा कहकर वो मंदिर से निकलती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसे मिलती है। प्रिया उसे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं मंदिर तक जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं चला जा रहा। तुम मुझे वहाँ तक ले चलोगी? हाँ हाँ माँ जी, चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। प्रिया उस बूढ़ी औरत को जैसे ही मंदिर के पास तक लेकर जाती है, वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और कहती है, तुम डरो नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं परी हूँ। मैं देवी माँ की मंदिर में पूजा के लिए आई थी। वहाँ पर मैंने तुम्हें देवी माँ से कहते हुए सुना कि तुम्हारी किस तरह से हालत करती है तुम्हारे साथ, और तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आई। ये क्या, आप ये मुझे क्या दे रही हो? प्रिया, ये एक जादुई फेस क्रीम है और ये एक जादुई अंगूठी है। फेस क्रीम जो तुम रोजाना रात में लगाकर तो तुम गोरी हो जाओगी, और ये जादुई अंगूठी है जो जब भी तुम इसे पहनोगी तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी, हर वक्त पैसों में नहाओगी। परी प्रिया को एक जादुई फेस क्रीम देती है और साथ ही एक जादुई अंगूठी भी देती है जो प्रिया के बहुत काम आती है। तभी प्रिया परी से कहती है, शुक्रिया परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी है। प्रिया उस फेस क्रीम को लगाने पर बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाती है और उस अंगूठी को पहनकर उसे बिल्कुल भी कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। वो हर वक्त पैसे में नहाती है। ये सब देखकर उसकी सास और उसकी बहू अचंभे में पड़ जाते हैं और उसके आगे सर झुका लेते हैं और प्रिया खुशी खुशी जिंदगी बिता। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जादुई परी का जादुई बगीचा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी सुनैना नाम की परी की है जो बहुत ही प्यारी थी। उसे फूलों का बहुत शौक था। उसने हर तरह के फूलों को अपने बगीचे में सजा रखे थे। वो हर जगह के दौरे पर जाती, देश विदेश जहाँ उसे नया खूबसूरत फूल या पौधा न दिखाई देता, वो अपने साथ अपने बगीचे में लाकर लगाती। वो रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बगीचे में देती। एक रोज़ सुनैना परी जंगल के पास से गुजर रही थी। उसे अचानक रोने की आवाज़ आती है। वो सब तरफ देखती है। तभी उसकी नज़र एक पौधे में लगे फूल पर जाती है। सुनैना परी उसके पास जाती है। ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई फूल हूँ, पर मेरा दुर्भाग्य कि मुझे कोई नहीं देखता है, क्योंकि मैं ऐसे जंगल में हूँ। मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, मैं मुरझा सा गया हूँ। तुम मत रो मेरे प्यारे फूल, मैं आज से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में रहो। सुनैना परी उस बात करने वाले प्यारे से फूल को अपने साथ ले जाती है और अपने बागीचे में लगाती है। उसे पानी देती है। वो फूल खिल जाता है और सभी फूलों के साथ वो भी खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन परी लोक में सभी परियों की रानी परी की शादी फिक्स होती है, जिसके कारण सुनैना परी को वहाँ जाना पड़ता है।
मेरे प्यारे फूलों, मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जाना होगा। रानी परी की शादी फिक्स हो गई है, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखो। तभी वो फूल परी से कहता है, मेरी प्यारी परी, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। तुम इतने सारे दिन चली जाओगी तो हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जैसे ही वहाँ से टाइम निकालूंगी आ जाया करूँगी। सुनैना परी वहाँ से चली जाती है। काफी समय हो जाता है पर सुनैना परी नहीं आती है। फूलों को काफी डर लगने लगता है। तभी वहाँ जय वीरू नाम के दो आदमी गुजर रहे होते हैं। दोनों ही कामचोर नाकारा होते हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं होता। जय वीरू से कहता है, वीरू, तुम्हें खुशबू आ रही है क्या? कितनी प्यारी है। हाँ जय, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों उस बगीचे के अंदर जाते हैं। बगीचे को देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं। तभी जय के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो वीरू से कहता है, वीरू, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कुछ बिजनेस शुरू करें। क्या क्या मतलब? क्या बिजनेस? क्या कह रहे हो तुम? अरे यार, ये देख, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, पेड़ है जो हमने आज तक नहीं देखे। हम इस पर से फूलों को तोड़कर बाजार में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे। तेरा ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर ये बगीचा तो किसी का होगा ना? तो अरे ये बगीचा अगर किसी का होता तो वो इस प्यारे से बगीचे को छोड़कर क्यों जाता? तू ज्यादा मत सोच, हम ये काम शुरू कर देते हैं। वो दोनों बागीचे से फूल तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। वो रोजाना कई सारे फूलों को तोड़ बेच देते और पौधों को पानी भी नहीं डालते। ऐसा करते करते फूलों की तादाद कम होती जाती और जो बच जाते वो मुरझा रहे थे। वो फूल, खूबसूरत फूल जिसे सुनैना परी अपने साथ लाई थी, जो उससे बातें कर रहा था, वो भी मुरझा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत रो रहा था और रो रो कर कह रहा था, मेरी प्यारी परी, तुम कहाँ हो? कब आओगी? ये लोग हमारा बगीचे से बहुत सारा फूलों को रोज तोड़ बेच रहे हैं और हमें पानी भी नहीं पिलाते, हमारा ख्याल भी नहीं रखते हैं। जल्दी आ जाओ। फूल रो ही रहा था कि सुनैना परी वहाँ आ जाती है। वो अपने बगीचे को जैसे ही देखती है बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और रोते हुए अपने उस बात करने वाले खूबसूरत से फूल के पास जाती है। जैसे ही फूल अपनी प्यारी परी को देखता है, खुश होता है और उसे सब बात बताता है। तभी सुनैना परी अपने जादू से सभी मुरझाए हुए फूलों को वापस खिला देती है और बागीचे को फिर से हरा भरा कर देती है और उन दोनों चोरों को रास्ता देखती है। कुछ समय बाद जय और वीरू वहाँ आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अरे वीरू, अपने पास तो काफी सारा पैसा आ गया है। अभी हम एक घर भी लेंगे और ये बिजनेस को और बढ़ाएंगे। भाई, ये क्या, बागीचा और ज्यादा खूबसूरत हो गया है और फूल भी काफी सारे हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। आज तो हम ज्यादा नफा कमाएंगे। दोनों खुशी खुशी फूल तोड़ने लगते हैं। जैसे ही वो फूलों की ओर हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें बिजली का झटका महसूस होता है। जय और वीरू दोनों डर जाते हैं। तभी वहाँ सुनैना परी आ जाती है और दोनों को पूछने लगती है, दोनों चोरों ने मेरा बगीचा पूरा खराब कर दिया और मेरे मासूम फूलों को तोड़कर उन्हें तकलीफ दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जय कहता है, परी जी, हमें माफ कर दो,
हमारे पास कुछ काम नहीं था। घर वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया था। हमें ये बागीचे से फूल तोड़कर ले जाकर बेचने पर अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते थे। जय की बातें सुन सुनैना परी उन्हें बहुत सारा पैसा देकर कहती है, देखो, ये पैसों से तुम नया बिजनेस शुरू करना और अपने काम में तरक्की करना। जय और वीरू दोनों उस पैसों को ले जाकर कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं और अमीर हो जाते हैं। और कभी कभी सुनैना परी के बागीचे में भी आकर सुनैना परी को शुक्रिया भी करते हैं और पेड़ों को पानी भी देते हैं और खुशी से ज़िंदगी बिताते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। वो कहानी है जादुई जख्मी परी की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में गोपी और चंपा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोपी और चंपा को गोलू एक ही संतान थी, इसलिए वो उसकी हर इच्छाएं पूरी करते थे, जिसकी वजह से गोलू बहुत ही शरारती हो गया था। एक दिन पड़ोस के एक बच्चे के पास उसने गुल्लेर देखा और अपने पिता गोपी के पास जाकर गुल्लेर की जिद करने लगा। पिताजी, मुझे गुल्लर चाहिए। गुलेर क्यों बेटा, तुम्हें तो चलाना भी नहीं आता है। नहीं, मुझे आता है, मेरे दोस्त के पास है, मुझे भी चाहिए। गोपी उसे वो गुल्लेर लाकर देता है। गुल्लेर मिलने पर गोलू बहुत खुश होता है। एक दिन वो एक खूबसूरत से पक्षी को गुल्लेर से मारता है और वो रोज इसी तरह कोई ना कोई पक्षी को मारता। एक दिन वो रोज की तरह जंगल में पक्षी को शिकार करने गया। तभी उसे वहाँ एक लाल और बहुत ही खूबसूरत चिड़िया दिखाई दी। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है। मैंने आज तक ऐसी चिड़िया कहीं नहीं देखी। मैं इसे अपने पास रखूंगा। ऐसा कहकर गोलू उस चिड़िया के नजदीक गया जो पेड़ के एक टहनी पर बैठी थी। गोलू ने उस पर गुल्लेर चलाया जो जाकर उस चिड़िया के पैर पर जा लगी और वो चिड़िया नीचे गिर गई। गोलू जल्दी से उस चिड़िया के पास गया। वहां जाकर देखा तो चिड़िया की जगह एक खूबसूरत सी परी गिरी हुई थी जिसके पैर से खून निकल रहा था। गोलू जल्दी से उस परी के पास गया। अरे, यहाँ तो एक चिड़िया थी ना, आप कहाँ से आ गए? तभी परी ने कहा, एक दिन मैं परी लोक से इस जंगल में सैर के लिए आई थी। तभी एक चिड़िया जो बहुत ही बुरी हाल में मुझे मिली, जो कुछ ही समय के लिए जीवित थी। मैंने उससे पूछा कि किस तरह तुम्हारा ये हाल हुआ। तभी उसने मुझे बताया कि तुम किस तरह से बेजुबान मासूम पशु पक्षियों की जान लेते हो। इसलिए मैं आज इस चिड़िया की जगह खुद ही चिड़िया बनकर यहाँ आई थी। देखो तुमने मुझे किस तरह चोट दी है। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुमने न जाने कितने मासूम पक्षियों की जान ली है। अब तुम्हें सजा में खुद एक पक्षी बनकर उनकी तरह रहना होगा। ऐसा कहकर परी गोलू को पक्षी बना देती है जो दिखने में काफी सुंदर होता है। वो जंगल में ही रह जाता है। वहाँ उसकी माँ उसका रास्ता देखती है। गोलू ना मिलने पर गोलू के माता पिता दोनों ही राजा के पास जाते हैं। राजा जो बहुत ही दयालु और प्रजा की बहुत मदद करता है। दोनों अपने बेटे गोलू के बारे में राजा को बताते हैं। राजा साहब की जय हो। राजा साहब, मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से न जाने कहाँ चले गया है। इसकी माँ का बुरा हाल है, आप हमारी सहायता कीजिए उसे ढूंढने में। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं भी सिपाहियों को भेजता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने सिपाहियों को गोलू की खोज में भेज देता है और वो एक चिड़ी मार जंगल में पक्षी पकड़ने आता है। तभी उसे पेड़ की एक टहनी पर एक खूबसूरत सा पक्षी दिखाई देता है। वो उसे पकड़ के राजा के पास जाता है। राजा को पक्षियों का बहुत शौक होता है। वो उस अनोखे पक्षी को देखकर बहुत खुश होता है। ये कहाँ से लेकर आए?
ये तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। अभी अभी जंगल से ले आया हो राजा साहब। राजा उस पक्षी को खरीद लेता है और उसे अपने कमरे में रखता है। रात को जब वो अपने कमरे में जाता है तभी उसे रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, तब उसकी नजर उस पक्षी पर पड़ती है। राजा उस पक्षी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ये पक्षी रोता भी है, क्या हुआ प्यारे पक्षी, तुम क्यों रो रहे हो? गोलू जल्दी से अपने बारे में राजा को बताता है कि किस तरह वो एक पक्षी बन गया। तभी राजा उसे कहता है, तुम चिंता ना करो, कल मैं परियों को बुलाऊंगा। ऐसा कहकर राजा दूसरे दिन परी लोक से सारी परियों को बुलाता है, जिसमें वो परी भी आती है जो गोलू को पक्षी बना देती है। तभी राजा सारे परियों से कहता है, मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप में से किस परी ने इस बच्चे को पक्षी बनाया है, इसे फिर से इंसान बना दीजिए। इसके माता पिता इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वो परी आगे आती है और राजा से कहती है, ये एक बहुत ही शरारती लड़का है जो बेजुबान पक्षियों की अपने गुल्लेर से मारता है, जिसकी वजह से मैंने इसे ये दंड दिया है। ये एक बच्चा है जो नादान है, आप इसे क्षमा कर दीजिए, ये अब इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। परी उसे माफ कर देती है। गोलू वापस अपने रूप में आ जाता है और परी से माफी मांगता है और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल NK एनिमेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक समय की बात है कि एक कुत्ता था। उसका मालिक बहुत निर्दयी था और उसके साथ कठोर व्यवहार करता था, इसीलिए उसके मालिक को कोई पसंद नहीं करता था। मालिक उस कुत्ते को बहुत परेशान करता था। उसे खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देता था। मालिक उसे हमेशा, चाहे गर्मी हो या सर्दी, घर से बाहर रखता था। मालिक कुत्ते को काफी अपमानित करने के बाद भोजन देता था। एक दिन जब उसके मालिक ने उसे खराब भोजन दिया तो वो बहुत दुखी हो गया। उसने खाना नहीं खाया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसने अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने का निश्चय किया। वो मालिक के अत्याचारों को अब और सहन नहीं कर सकता था। एक दिन वो अपने मालिक के घर से भाग निकला। कुत्ता घर से बाहर आ गया और सड़क के किनारे चलने लगा। उसने सड़क के चारों ओर देखा। उसकी नजर पेड़ की टहनियों की तरफ गई। टहनियों पर चिड़िया को बैठे हुए देखा। कुत्ता एक चिड़िया से मिला। उसने उसे रोका और कहा, भाई तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो और तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? मैं बहुत अकेला हूँ क्योंकि मैंने अपने निर्दयी और दुष्ट मालिक का घर छोड़ दिया। मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिड़िया बोली, यदि ऐसा है तो प्रिय भाई, मेरे साथ मेरे शहर में आओ। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगी। कुत्ता और चिड़िया दोनों शहर में एक साथ चलने लगे। चिड़िया उसे एक बेकरी की दुकान के पास ले आई और उसके खाने के लिए कुछ रोल खरीद लाई। फिर उसने उससे पूछा, अच्छा भाई, क्या तुम अब संतुष्ट हो? हाँ, उसने जवाब दिया। चलो अब थोड़ा टहलने के लिए शहर से बाहर चलें। फिर वो टहलने के लिए बाहर चले गए, लेकिन दिन बहुत गर्म था। थोड़ा सा टहलने के बाद कुत्ते ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और अब सोना चाहूँगा। सो जाओ फिर, चिड़िया ने कहा। मैं पेड़ की टहनियों से नजर रखूंगी। कुत्ता सड़क के बीचों बीच सो गया। जिस जगह पर वो सो रहा था, 2 घोड़ों की बग्गी वाला बग्गी चलाता हुआ वहां से गुजरा। उसकी बग्गी पर 2 बैरल शराब लदी हुई थी।
चिड़िया ने देखा कि वो आदमी कुत्ते की परवाह किए बिना सड़क के बीचों बीच चल रहा है, जहाँ वो गरीब कुत्ता सोया हुआ था। उसने सहायता के लिए पुकारा, गाड़ी वाले, ध्यान से, तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी देखकर चलाओ, वरना मैं तुम पर हमला कर दूंगी। लेकिन गाड़ी वाले ने अपनी बग्गी सीधे कुत्ते पर चढ़ा दी और कुत्ता जख्मी हो गया। चिड़िया कुत्ते के पास आई। उसने गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारी निर्दयता का दंड तुम्हें तुम्हारे घोड़ों और बग्गी को भुगतना होगा। गाड़ी वाले ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक छोटी सी चिड़िया हो। पर चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो शराब के बैरल पर देर तक जोर जोर से चोंच मारने लगी। चिड़िया की बहुत देर तक ऐसा करने से शराब के बैरल में छेद हो गया, जिससे सारी शराब गिर गई। जब गाड़ी वाले ने मुड़कर देखा कि उसकी शराब की बैरल खाली हो गई है, तो उसने कहा, ओह, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। अब चिड़िया ने उसके घोड़े से कहा, तुम्हारे मालिक ने मेरे भाई को घायल किया है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो तुम्हें भी घायल कर देगा। इतना सुना दोनों घोड़े गाड़ी वहां छोड़कर भाग गए। कुछ समय बाद गाड़ी वाला अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी सारी शराब गिर गई और मेरे घोड़े मुझे छोड़कर भाग गए। पत्नी ने कहा, तुम्हारा बुरा समय शुरू हो गया है, क्योंकि उस उत्पाती चिड़िया ने सारे संसार की चिड़ियाओं को इकट्ठा कर लिया है। वो तुम्हारे अनाज घर से सब कुछ खा रही है। गाड़ी वाला भागता हुआ अपने अनाज घर में गया और वहां का नजारा बिल्कुल वैसा पाया जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। उसने वहां अनाज खाती हुई हजारों चिड़ियाओं को देखा। उनकी बीचों बीच एक छोटी चिड़िया बैठी हुई थी। अब परेशान गाड़ी वाले ने चिड़िया को मार डालने का निश्चय किया। उसने कुल्हाड़ी चिड़िया के ऊपर फेंकी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस प्रहार से चिड़िया के बजाय अपने घर की एक खिड़की को तोड़ डाला। उसने दोबारा अपनी कुल्हाड़ी चिड़िया के ऊपर फेंकी। बार बार इस तरह करने पर उसने अपने घर का सारा फर्नीचर तोड़ डाला। वो बहुत परेशान होकर बोला, ओह, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। वो चिल्लाने लगा। गाड़ी वाला और उसकी पत्नी घर के टूटे हुए फर्नीचर के बीच खड़े थे। वे बहुत ही निराश हो चुके थे, लेकिन चिड़िया का कुछ नहीं कर पाए। तभी वो चिड़िया एक परी में बदल गई और उस आदमी से कहने लगी, तुम एक बहुत ही निर्दयी आदमी हो, जो जानवरों पर भी दया नहीं करते हो, जिसकी सजा तुम्हें मिली है। ऐसा कहकर परी वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है जादुई परी की जादुई लिपस्टिक। एक समय की बात है, शीतल अपने चाचा चाची के यहाँ रहती थी। शीतल के माता पिता मर चुके थे। शीतल के चाचा चाची ही उसे संभालते थे। शीतल दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी चाची की एक बेटी थी, उसका नाम मीनल था। मीनल देखने में सांवली थी। शीतल की चाची उसके रंग रूप से बहुत जलती थी। वो घर का सारा काम शीतल से करवाती। अभी तक तूने घर का काम खत्म नहीं किया, आलसी कही की, चल घर का सारा काम खत्म कर। वो शीतल से सारा काम करवाती और अपनी बेटी कुछ काम करने नहीं देती। कॉलेज में पढ़ाती और खुद भी आराम से रहती।
एक दिन शीतल की तबीयत खराब हो जाती है। वो चाची से कहती है, चाची जी मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करना चाहती हूँ। तभी चाची कहती है, चल काम चोर, और काम ना करने का बहाना ढूंढती रहती है, अभी तेरी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर चाची उसे कमरे में बंद कर देती है और उसे खाना भी नहीं देती। और वहाँ शीतल को बुखार तेज हो जाता है, पर चाची दरवाजा नहीं खोलती। रात भर शीतल इसी तरह सो जाती है। सुबह जब चाची दरवाजा खोलती है, शीतल बहुत बीमार होती है, पर चाची उस पर जरा भी रहम नहीं खाती है। तभी चाची शीतल के पास जाकर कहती है, चल उठ जल्दी महारानी, कितना सोएंगी, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी खत्म कर। शीतल रोते रोते घर का सारा काम खत्म कर देती है और अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोते हुए कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? चाची मुझे बहुत सताती है, घर का सारा काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती। बस जैसे ही शीतल अपने माता पिता की तस्वीर के पास रो रो कर कहती है, तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी आ जाती है और वो परी को देखकर शीतल कहती है, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं परी हूँ शीतल, और तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, और मुझे सब पता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ क्या करती है, इसीलिए ये लो शीतल, ये जादुई लिपस्टिक है, ये तुम्हारी मदद करेगी। दूसरे दिन शीतल जैसे ही उस लिपस्टिक को लगाती है, उसके सारे काम हो जाते हैं। तभी उसकी चाची मीनल से कहती है, अरे मीनल, शीतल ने जो लिपस्टिक लगाई है वो तुमने उसे दी है क्या? नहीं माँ, लगता है ये कहीं से चुरा कर लाई होंगी। शीतल अपना सारा काम झटपट से खत्म कर लेती है। लिपस्टिक के जादू से ये देखने दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती है और कहते हैं, आज तो इसने सारा काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया। माँ, मुझे वो लिपस्टिक बहुत पसंद आई है, मुझे वो चाहिए। हाँ हाँ मेरी बेटी, अभी उसकी खबर लेती हूँ और वो लिपस्टिक तेरे लिए लेकर आती हूँ। चाची शीतल के पास जाती है और कहती है, अरे शीतल, इतने जल्दी तेरा काम आज खत्म हो गया, ये कहाँ से मिली है तुझे? चाची जी, ये जादुई लिपस्टिक है, मैं जैसे ही इसे लगाती हूँ मेरा सारा काम खत्म हो जाता है और इससे मेरा रंग और भी सुंदर हो गया है। ये सुनते ही चाची के मन में लालच पैदा हो जाता है और वो शीतल से लिपस्टिक छीन लेती है और खुद भी लगाती है और अपनी बेटी मीनल को भी देती है। जैसे ही वो दोनों लिपस्टिक लगाती है, दोनों पहले से भी ज़्यादा काली हो जाती है और बदसूरत दिखने लगती है। तभी मीनल अपनी माँ से ये कहती है, ये क्या माँ, मेरा रंग इतना ज़्यादा काला हो गया है और मैं इतनी बदसूरत दिख रही हूँ। मीनल के ये कहते ही दोनों माँ बेटी एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं, जोर से रोने लगते हैं और वहाँ पर जादुई परी प्रकट हो जाती है और कहती है, तुमने शीतल को बहुत सताया है, लिपस्टिक उससे लेकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिली। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटी शीतल के सामने रोने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। जो ही शीतल उन्हें रोता हुआ देखती है, वो दोनों को माफ़ कर देती है और इसकी वजह से दोनों का रंग रूप वापस मिल जाता है और शीतल की ज़िंदगी आसानी से गुजरने लगती है और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती है।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। वो कहानी है जादुई परी का जादुई दिया। रमेश एक बहुत ही नरम दिल, भोला भाला सा लड़का था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने रमेश को जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया था। रमेश ने सिर्फ 10वीं ही पास की थी, क्योंकि उसके पास आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अरे रमेश, तुम खुद का कोई काम शुरू क्यों नहीं करते? पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद का काम शुरू कर सकूं। अरे यार, अब दिवाली आ रही है ना, बोनस मिलेगा तो मैं भी अपने लिए बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। दिवाली आती है, रमेश को भी बोनस मिलता है। तभी वो उस पैसे से एक नई दुकान खोलता है, जिसमें काफी नई नई तरीके के डिजाइनर ड्रेसेस रखता है। उसके कंपटीशन में वहाँ और 3 कपड़ों की दुकानें पहले से ही होती है, पर रमेश की दुकान में काफी अच्छी क्वालिटी के कपड़े होने की वजह से सभी ग्राहक उसकी ही दुकान से कपड़े खरीदते हैं। दिन ब दिन वो तरक्की करता है। ऐसे ही समय बीतता है और वो एक नया घर भी लेता है। उसके माता पिता उसकी शादी एक सुंदर सी लड़की से करते हैं। वो अपने काम में और तरक्की करता है। दुकान में और भी लोगों को काम पर रखता है। देखते ही देखते उसके 2 सुंदर से बच्चे भी होते हैं। वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक एक दिन उसके सामने वाले दुकान के लोग मिलकर बात करते हैं। पहला आदमी कहता है, अरे भैया, इस नए लड़के ने तो हमारे सारे धंधों को ठप कर रखा है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हाँ यार, इसकी वजह से तो हमें मक्खियाँ मारने की नौबत आ गई है। हर साल दिवाली में हमारा अच्छा धंधा होता था। जब से ये यहाँ आया है, हमारे बहुत ही खराब हाल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आने वाली दिवाली तक हमें दुकानें बंद करना पड़ेगी। नहीं भाई, मेरे पास एक योजना है। तुम लोग अगर मेरा साथ देते हो तो हम आने वाली दिवाली तक इसे रास्ते से हटा देंगे। ऐसा क्या करेंगे कि वो हमारे रास्ते से हट जाए? हम उसकी वो कपड़ों की दुकान जला देंगे। ना रहेगी दुकान और ना रहेगा हमारा घाटा। रात के अंधेरे में वो दुकान को आग लगा देते हैं और रमेश की दुकान जलकर खाक हो जाती है। दुकान का कोई इंश्योरेंस ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही समय बीतता है। दिवाली नजदीक आ जाती है और रमेश अब बहुत गरीब हो जाता है। एक दिन उसके बच्चे रमेश से जिद करते हैं, पापा पापा, हमें पटाखे चाहिए। गांव के सभी बच्चे दिवाली बना रहे हैं, हमें भी चाहिए। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर रमेश बहुत उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि काश मैं अपनी दुकान का इंश्योरेंस कर पाता। जैसे ही वो अपनी दुकान के करीब जाता है, वो तीनों को वहाँ बातें करते हुए सुन लेता है कि उन्होंने उसकी दुकान को आग लगाया था जलन की वजह से। अब रमेश ये सोचता है कि मैं इनके साथ क्या करूं। वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मन का बहुत अच्छा होता है। वो उन्हें छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद उसके बच्चे उसे कहते हैं, पापा, आपने अभी तक पटाखे नहीं लाए? पापा, आपने अभी तक पटाखे नहीं लाए? रमेश बहुत उदास हो जाता है अपने बच्चों की इस तरीके की बातें सुनकर और वो अपने बच्चों से कहता है, ठीक है मेरे बच्चों, मैं भूल गया था, मैं अभी ले आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश बाहर चला जाता है। रास्ते से चलते चलते वो एक पेड़ के पास जा रुकता है और सोचता है, अब मैं बच्चों को पटाखे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पटाखे खरीद सकूं। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? रमेश ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ से एक खूबसूरत सी परी दिवाली का नजारा देखते हुए वहाँ से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रमेश पर पड़ती है, जो बहुत ही उदास खड़ा होता है। वो वहाँ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास खड़े हो? दिवाली की खुशी नहीं मना रहे हो क्या?
तभी रमेश परी से उसकी सारी बातें बताता है और उसकी दुकान किस तरह से जली और उसे किसने जलाया है वो सब उसे बताता है। तभी परी उसे कहती है, रमेश, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें ऐसी चीज देती हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तभी परी उसे एक जादुई दिया देती है और उससे कहती है, रमेश, तुम जैसे ही ये दिया जलाओगे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और तुम्हारी दुकान भी पहले जैसी हो जाएगी। और जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है उन्हें इसका सबक मिलेगा। रमेश उस दिए को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही वो उस दिए को जलाता है उसके घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और जादुई परी के जादुई दिए की जादू से उसकी दुकान भी पहले की तरह हो जाती है और वो लोग जिसने रमेश की दुकान को आग लगाई थी उनकी ही दुकानें जल जाती है और रमेश अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में लिखिए। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।